So, dear students, Assalamu alaikum. Today, the topic we are going to discuss is an other important knowledge area in software project management, that is risk management. In this knowledge area, we will discuss all the dimensions regarding risks and how, as a project manager, you are bound to manage those risks. And in the initial step, we'll discuss what is risk and what are its types and how these types are important and किस तरह से किस टाइप को जो है आप हैंडल करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. So that was all about an introduction of risk management. Once again, आज की अच्छी बात जिसे हम काम शुरू करेंगे अपना, डॉक्टर बिलाल फिलिप्सी की पोस्ट है जिसमें एक बात हुई है कि हम बहुत ही टेम्परेरी दुनिया का हिस्सा हैं जिधर हमने बहुत ही टेम्परेरी वक्त के लिए रहना है और जो है उसके बाद हमारा एक एवर आफ्टर जिसे कह लें कि एक सफ़र शुरू होना है जो अबदी ज़िंदगी है. तो हमने अल्टीमेटली एक याद बन के रह जाना है. ठीक है, जैसे हमारे दुनिया से प्यारे चले जाते हैं, हम उनको दफना के आ जाते हैं, बट वो सिर्फ हमारी यादों में जिंदा रह जाते हैं. तो जस्ट क्या लिखा हुआ है कि वन डे यू विल बी जस्ट अ मेमोरी फॉर एवरी वन, नॉट फॉर योर ओन लव्ड वंस, फॉर एवरी वंस. डू योर बेस्ट टू मेक दैट मेमोरी अ गुड वन. तो फिर हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, हम एक ऐसी मेमोरी बने जो कि अच्छी याद, कि जब हमारे बारे में कोई सोचे तो उसको अच्छा आए, फील अच्छी आए और वो हमारी मगफिरत की दुआ करे कि एक अच्छा इंसान था जो दुनिया से गया, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए. तो हमें लोग अच्छी यादों में याद रखें. तो डिस्कशन में भी यही है कि अल्टीमेटली जब हमें पता है कि हम जस्ट एक डस्ट का पार्टिकल के अलावा हम कुछ भी नहीं है, तो इफ़ वी गोना बी जस्ट अ मेमोरी, जब हम एक डस्ट का पार्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम सिर्फ एक याद बन के रह जाएंगे, एक वर्चुअल किस्म की हमारी एग्जिस्टेंस रह जाएगी, तो फिर हम आज कैसी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के जहनों में अपने लिए, हम कैसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं. तो हमें इसके ऊपर जो है वो सोचने की सख्त ज़रूरत है. तो दैट वाज द थॉट ऑफ द डे. अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की भी गुड बुक्स में आ जाए. सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि हम अपने अल्लाह के गुड बुक्स में आए और उसके बाद उसके बंदों के गुड बुक्स में आए. वही बात है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम हर इंसान के पैरामीटर्स पे पूरे नहीं उतर सकते, बट जो इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलता है वो अल्टीमेटली दुनिया में भी इज्जत कमा लेता है. तो बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि सिरात मुस्तकीम का रास्ता आपको दोनों जो है ना पर्सपेक्टिव्स में, अल्लाह की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी आपको क्या करता है, रिस्पेक्टफुल करता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि हम सबसे पहले तो रिस्क को समझेंगे कि रिस्क क्या चीज़ होती है. रिस्क को समझने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है, इट्स एन अनसर्टेनिटी. रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी. तमाम हमेशा आता है रिस्क कोई नेगेटिव ही चीज़ है. वो भी हम पढ़ेंगे कि रिस्क इटसेल्फ इज नॉट रियली अ बैड थिंग. रिस्क का जो रिजल्ट है या रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो डिटर्मिन करता है कि रिस्क नेगेटिव है या पॉजिटिव है. ठीक है, रिस्क कोई भी एक अनसर्टन इवेंट होता है जिसकी पॉजिटिव आउटकम भी हो सकती है, आउटकम मींस रिजल्ट्स, या नेगेटिव आउटकम भी हो सकती है. मतलब आउटकम मैं किसको कह रही हूँ, आउटकम मैं कह रही हूँ रिजल्ट्स को. ठीक है, तो रिस्क इटसेल्फ, रिस्क बुरी चीज नहीं है. रिस्क का आउटकम पे डिपेंड करता है कि वो एक पॉजिटिव रिस्क है या नेगेटिव रिस्क है. तो इट्स ऑल अबाउट इट्स इम्पैक्ट. तो अगर तो फॉर एग्जांपल एक रिस्क है जिसकी कोई पॉजिटिव आउटकम निकल सकती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. और अपॉर्चुनिटी क्या चीज होती है, कोई मौका टू टू गेट टू, जो कि आपको जो आपको इनेबल करता है कि आप उस मौके को अवेल करके कोई अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ फोकस्ड काम जो है वो कर सकें. और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका डेफिनेटली नुकसान होता है. तो रिस्क इटसेल्फ नॉट अ बैड थिंग. उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इसकी एग्जांपल भी आगे आ रही है, वो भी हम डिस्कस करते हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके अंदर एक एक्सपीरियंस जो डेवलपर है वो, हाँ, उसकी जगह खाली हो गई है लेट्स सपोज, एंड प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग है और हमें उसको कंप्लीट करने के लिए एक रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो है हमने एक रिस्क लिया है कि जो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके स्टूडेंट जो है वो जस्ट पास आउट हुआ है, हम उसको जो है उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लें। अब देयर इज अ रिस्क, क्यों? क्योंकि वो जस्ट जो पास आउट स्टूडेंट है उसके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर ये हमने एक रिस्क लिया है कि हमने एक लेस एक्सपीरियंस वर्कर को एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया है कि वो जो है वो उस जॉब को कंप्लीट करे अपनी टीम के साथ मिलके। नाउ in this example you can identify both outcomes of a risk. In if this risk results in a negative outcome, तो क्या होगा कि वो जो बंदा है वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आपके काम को मजीद खराब कर सकता है, बैड जॉब कर सकता है। और अगर उसने बैड जॉब की है तो डेफिनेटली आपको पता है इन टर्म्स ऑफ आयरन ट्राइंगल, जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, यू कैन सफर फ्रॉम budgetary problems, you can suffer from your scope creep, you can suffer from your time extension। तो फिर क्या होगा कि आपके लिए वो जो है वो एक नेगेटिव आउटकम उसकी जो है ना जनरेट हुई है। बट अगर वो जो वर्कर है वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है? एक तो आपने काम जो है वो वक्त पे कंप्लीट करा लिया, और उसका जो फायदा हुआ है आपको वो क्या है कि जो एक्सपर्ट प्रोजेक्ट का जो वर्कर था वो आपसे ज्यादा चार्ज करता, मगर जो बंदा जिसका अभी स्टूडेंट है जिसने जस्ट FYP क्लियर किया है वो लेस एक्सपीरियंस ही सही, मगर वो आपको कम कॉस्ट करेगा। तो आप इस काबिल होंगे कि आप प्रोजेक्ट में से कुछ अमाउंट जो है वो क्या कर सकें, बचा सकें। तो आई होप इन दिस एग्जाम्पल यू आर क्लियर अबाउट द आउटकम्स ऑफ द रिस्क। कि रिस्क इटसेल्फ जब नाम आए ना रिस्क का, तो इसका आप बिल्कुल जजमेंटल ना हो कि रिस्क जो है वो हमेशा बैड ही कोई चीज होती है। रिस्क खुद इटसेल्फ नॉट अ बैड थिंग, इट्स इम्पैक्ट मैटर्स, कि उसका इम्पैक्ट क्या है, इट वेदर इट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट और अ नेगेटिव इम्पैक्ट, जिससे पता चलता है कि रिस्क जो है वो आपको फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। रिस्क इटसेल्फ इज एन अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आप अनसर्टन है किसी चीज के बारे में। Project risk management is actively managing the project risk on your project. The goal of risk management is to be more proactive and less reactive। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में टोटली जो आपका फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज करना है। ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो इस्टेब्लिश करनी है कि आपका जो रिस्क है वो आपके किसी भी प्रोजेक्ट को कम से कम इफेक्ट कर सके। we'll inshallah discuss it in later sections। अब जो बात हो रही है कि जो रिस्क मैनेजमेंट का जो गोल है, यानी कि जो एक्टिविटी है रिस्क मैनेजमेंट की, इसका जो अल्टीमेट मकसद है वो क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा जब प्रोजेक्ट में रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो या उनको मैनेज कर रहे हो या उनको कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी जो अप्रोच है ना वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। कि आप ज्यादा पहले जो है ना वो प्रोएक्टिवली अपने पूरे प्रोजेक्ट को देख के आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऐसे जगह हैं, कौन कौन से ऐसे मौके हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे रिस्क आने के जो हैं वो चांसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ समथिंग अनसर्टन हो सकता है। तो आप प्रोएक्टिवली यानी कि आपने प्लानिंग के वक्त ही बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपने प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे कोई अनसर्टन किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बजाय इसके कि जब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो अब आप रिएक्टिवली सोचें कि अब हम क्या करें। तो इट्स ऑल अबाउट मोर as a proactive approach instead of reactive approach। I hope this is all clear। अब रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट, तो फिर अब मजीद बात करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करें हम रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम है वो सिर्फ ये नहीं कि वो प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना वो डील करे। ठीक है, कि वो जस्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो रन टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो रन टाइम पे उनको जो है ना वो उन प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व कर रहा है।
डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये काम करना है, मगर उसका जो प्राइमरी फोकस है ना वो क्या होना चाहिए कि वो उनको प्रिवेंट करे। और प्रिवेंट कैसे होगा? कि जब आपने एक प्रोजेक्ट का WBS बना दिया, याद है आपको जब मैंने आपको WBS पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात कही थी कि WBS वर्क्स एज अ बैकबोन इन योर प्रोजेक्ट, कि वो आपको हर एक स्टेज में आपको हेल्प आउट करता है, आपकी टाइम स्केजुलिंग से लेके आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट तक, रिस्क मैनेजमेंट से लेके इन योर HR मैनेजमेंट, हर जगह पे आपको हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जब WBS के अंदर एक्टिविटीज बहुत डिटेल लेवल तक ब्रेक डाउन हुई होती हैं, आपके वर्क पैकेजेस तक बने हुए होते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके सामने पूरे प्रोजेक्ट की पिक्चर होती है और आपको हर एक एक्टिविटी के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, एंड अगर आ जाता है तो फिर उसको कैसे आपने जो है वो प्रिवेंट करना है, उसको आपने कैसे जो है वो आपने उसको कंट्रोल करना है या उसको कैसे मैनेज करना है, विदाउट इसके ज्यादा सोचे कि जी अब आ गया तो फिर हम देखेंगे, नहीं। यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव, एंड प्रोएक्टिव होना ही प्रिवेंट करता है ये चीज, कि आप प्रोएक्टिव हैं तो आप प्रिवेंट कर रहे हैं किसी मसले को आने से। एंड अगर वो आ जाता है तो आपने प्रोएक्टिवली अगर सोचा होगा तो फिर आप क्या कह सकते हैं बड़े तसल्ली से कि नो प्रॉब्लम, वी हैव एंटिसिपेटेड दिस एंड वी हैव अ प्लान इन प्लेस दैट विल रिजॉल्व इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी अनसीन या अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको देखें, आपको कितना अच्छा लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के नो वरीज, स्टिल वी हैव अ प्लान टू रिजॉल्व दिस इशू। ठीक है। अब जैसे अब एग्जांपल दूं, जैसे कोविड आया, ये एक नेचुरल डिजास्टर था, इसको इसके बारे में किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया हुआ था, तो एकदम से जो है वो पूरा मुल्क, पूरा दुनिया की जो है ना वो निज़ाम जो है ना वो दरम बरम हो गया। मगर अब क्या है कि अब तालीमी, अगर आपको मैं उस एग्जांपल दूं उसमें, तो हर यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसका प्लान जो है वो मुरतब किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस वक्त जो प्रोसेसेस हैं एकेडमिक्स के वो किस तरह चलेंगे, और अगर ठीक हो जाता है तो उस वक्त जो है ना वो कैसे चलेंगे। तो मुख्तलिफ प्लान्स बना के रखे होते हैं ताकि जिस तरह की सिचुएशन हो उसी तरह का जो उसको रिस्क की मैनेजमेंट का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है ना अपने एंटिसिपेट करते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क को, और फिर उन रिस्क से रिलेटेड आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि इफ इन इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपने उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है। आपके पास हर तरह का जो प्लान है जिसको हम कॉन्टिजेंसी प्लान्स कहते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजीज, वो आपके पास मौजूद हो, या उसको प्लान बी भी कहते हैं कि अगर प्लान ए नहीं चल रहा तो फिर हमारे पास प्लान बी हो, फौरन हम उसके ऊपर स्विच कर सकें। परफॉर्मिंग रिस्क मैनेजमेंट हेल्प प्रिवेंट्स मेनी प्रॉब्लम्स एंड हेल्प मेक अदर प्रॉब्लम्स लेस लाइकली। अब क्या है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको बहुत सारे एक तो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, प्लस इस बारे में भी आपको हेल्प करता है कि जो दूसरे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके भी चांसेस को भी क्या करता है, रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। नाउ let's move forward, and as I have discussed and I have mentioned, we will discuss types of risks. There are basically famous, there are two type of risks that are famous. uh, one is pure risk and one is business risk, जिसका दूसरा नाम speculative risks भी बाज बुक्स में लिखा जाता है। अब इन दोनों रिस्क की कैटेगरीज में फर्क क्या है? जैसे कि बात हुई थी कि रिस्क इटसेल्फ बुरा नहीं होता, उसकी आउटकम पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। अब जो प्योर रिस्क होते हैं ना, वो अंडरस्टूड है कि उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, उनका कोई नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा, उनका कोई अपसाइड नहीं है, उनकी ओनली डाउन साइड ही है। ये होते हैं प्योर रिस्क। और इसकी एग्जांपल कैसी है? जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, लॉस ऑफ लाइफ हो गया है, काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, तो ये वो जो है इसका जो है इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। जबकि जो बिजनेस रिस्क होते हैं उस पे वो वाली डेफिनेशन सादिक आती है कि ये इटसेल्फ बुरे नहीं होते, इनका इम्पैक्ट मैटर करता है, कि ये अपसाइड भी हो सकते हैं और डाउन साइड भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसी टीम मेंबर की सिलेक्शन की, किसी टेक्नोलॉजी की, किसी बजट या स्केजुलिंग की। टेक्नोलॉजी की एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आपने कभी किसी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, आप रिस्क लेते हैं कि नहीं हम इस प्रोजेक्ट में ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आपके पास इसका अपसाइड भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपके साथ इंटीग्रेट हो, आपका डिसीजन एक अच्छा डिसीजन साबित हो और आपके जो है ना रिजल्ट्स फ्रूटफुल निकले।
उसका डाउन साइड भी हो सकता है। क्यों? कि वो टेक्नोलॉजी जो है सिलेक्शन आपकी इंटीग्रेट ही नहीं हो रही उसके साथ, आपको जो है ना लर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको उसके एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे, एंड आपका इस वजह से आपका बजट भी डिस्टर्ब हो रहा है और आपके स्केड्यूल्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आपका जो है वो किस तरह का बिजनेस रिस्क है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं बिजनेस रिस्क की कि एम्प्लॉय क्विट कर जाता है आपका, ठीक है। इसका भी अपसाइड डाउन साइड यही है कि अगर एम्प्लॉय चला गया है, अपसाइड ये हो सकती है कि हो सकता है जो आप और एम्प्लॉय लेके आए, मेरे से अचानक एम्प्लॉय चला गया, हो सकता है बाकी टीम आपकी जो है वो उसको बैलेंस कर ले, आपको जरूरत ही ना पड़े एक और एम्प्लॉय की, या आपने जो एक और एम्प्लॉय रखा है वो आपका कम पैसों में आपको काम कर दे। और ये भी हो सकता है कि आपकी टीम जो है वो बगावत कर दे कि हम बाकी लोगों का काम क्यों करें, और जो नया आप रखें हो सकता है कि वो उस तरह अच्छा काम ना करे। तो दैट डिपेंड्स कि अब उस जो प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, उसकी आउटकम कैसी आई है। इनएडिक्वेट बजट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी एक बिजनेस रिस्क है। अनरियलिस्टिक स्कोप्स एक्सपेक्टेशंस, क्या आप एक स्कोप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक रखें, बिजनेस रिस्क है। मे देयर अ चांस वो स्कोप कंप्लीट हो जाए, मे देयर अ चांस वो स्कोप कंप्लीट ना हो। प्रोजेक्ट नीड टाइम टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, वही बात है टेक्नोलॉजी की जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी। देन रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हैं आपके पास, ये भी एक बिजनेस रिस्क है। देन आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर या स्पॉन्सर या दूसरे कोई भी की स्टेक होल्डर्स है वो नॉलेजेबल नहीं है जैसा कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक बिजनेस रिस्क है। तो ये जो है बिजनेस रिस्क की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है वो कि वो किस तरह का जो है आपका रिस्क है जो कि आ रहा है। अब आप बिजनेस रिस्क से रिलेटेड लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर बिजनेस रिस्क आर इटसेल्फ नॉट बैड, इट्स इन देयर इम्पैक्ट, कि जो कि आपके प्रोजेक्ट को हार्म कर सकता है या आपके प्रोजेक्ट को कुछ फायदा पहुंचा सकता है। और एक और अंडरस्टूड सी बात लिखी हुई है कि आप हमेशा याद रखें कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो रिस्क के पाक नहीं है। हर प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं, और बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी सक्सेस ये है कि आप उन रिस्क को जो है वो अर्ली आइडेंटिफाई करें और उन रिस्क से रिलेटेड कोई प्लान जो है वो आपके पास जहन में मौजूद हो। बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में, कुछ और एग्जांपल आ गई हैं कि आप जो है अगर प्रोजेक्ट के ऊपर डिले करते हैं तो वही बात है कि आपकी जो डिमांड है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वो क्या हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। आपके जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी एबिलिटी ही नहीं है कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडाप्ट कर सकें, ठीक है, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो फ़ौरन स्विच कर सकें। स्टेक होल्डर जो है वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को या टीम को जो है वो टफ टाइम दे रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को या रिक्वायरमेंट्स को कह लें कि एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आपका जो प्रोग्रामर्स हैं कोई छोड़ के चला जाए प्रोजेक्ट टीम को, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। और आप किसी नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं जिसमें आपने कभी काम नहीं किया, तो आपको जो वही बात है किस तरह के रिस्क से आपको नब्रत आजमा हो सकते हैं, वो है आपका फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूज़ पेनल्टी, कि देयर इज अ रिस्क कि आपका जो पहली दफ़ा जिस पे काम कर रहे हैं उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। So let's move forward and let's discuss the risk management process. It's a complete process in which we identify risk and we control risk. ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू रिस्क न्यू रिस्क न्यू रिस्क, इसका क्या मतलब है कि हर एक स्टेज पे जब आप कोई नेक्स्ट स्टेज पे काम कर रहे हैं तो उस नेक्स्ट स्टेज पे भी कोई नया रिस्क आपको जो है ना वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको अचानक पता चलता है हाँ इस स्टेज पे ओ अच्छा ये भी तो रिस्क आ सकता है, चलो जी उसको फौरन फिर अपनी ऊपर वाली स्टेज पे जो है ना इमीडिएट ऊपर वाली स्टेज पे उसके आपको क्या कर देते हैं, आप इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एरर्स का होता था ना, हम डिज़ाइन में होते थे और डिज़ाइन में पता चलता था ओ हो ये तो नए एरर्स आ गए, इम्प्लीमेंटेशन में होते थे वहाँ पे नए एरर्स आ गए, तो फिर हम उनको क्या करते थे, उनको फौरन से फिक्स करते थे ऊपर वाली स्टेज में पहुंचा के। इसी तरह पहला स्टेप क्या है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको लगता है ना कि ये सोर्सेज ऑफ रिस्क हो सकती हैं, ये चीज़ें आप उसको एनालाइज करें और उन रिस्क को ना लिस्ट डाउन कर लें कि ये रिस्क हो सकते हैं पॉसिबली।
अब इसका आउटकम क्या निकला, आपके पास नोन रिस्क निकल आए। आप नेक्स्ट स्टेज पे गए। अब आपने करनी है रिस्क असेसमेंट। इसका क्या मतलब है? असेसमेंट होती है इवैल्यूएशन, कि आप हर एक रिस्क को पकड़ें और उसको असेस करें कि इसकी सिवियरिटी कितनी है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना सिवियर है, ये कितना आपको फायदा या कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसके आने के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये आएगा, ये कंट्रोलेबल होगा या नहीं होगा। जैसे आपको याद है अपने एसआरई में पढ़ा था फीचर एट्रीब्यूट्स, कि हर एक फीचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रायोरिटी होती है, कौन करेगा, कब करेगा। तो इस तरह आप रिस्क से रिलेटेड आप एट्रीब्यूट्स में उसकी असेसमेंट करते हैं। अब इस स्टेज पे नए रिस्क भी आ सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको फौरन ऊपर वाली स्टेज पे पहुंचाएं, आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर द स्टेप 2 आपके पास जो आउटकम आती है वो रिस्क असेसमेंट हो जाती है आपके पास, कि आपके पास हर एक रिस्क से रिलेटेड प्रॉपर डेटा जो है ना वो कलेक्ट हो जाता है। आप उसमें उसकी सिवियरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो है ना नेचर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ इन स्टेप 3 अब आपने उन जो जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनकी आपने असेसमेंट कर ली है। अब आप इस स्टेज में उनकी जो रिस्पॉन्स है, यानी कि अब उन रिस्क को आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसकी जो है ना स्ट्रेटेजी मुरतब करते हैं, कि अगर ये रिस्क आ गया तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए, इसका पॉसिबल जो नुकसान है उसको कम करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है, आपके पास क्या कॉन्टीजेंसी प्लान्स मौजूद है, आपने क्या कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने हैं। आपने यहाँ पे इस स्टेप पे उन प्लान्स को आपने डिजाइन करना है, डेवलप करना है। ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपके पास जो आउटकम के तौर पे आ जाता है वो आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। दैट्स आउटपुट ऑफ स्टेप 3। अब ये तो हो गया प्लान, आपको पता है फिर वही बात है कि प्लान तो प्लान है, असल तो होती है चीज जब आपकी एग्जीक्यूशन होती है शुरू। तो स्टेप 4 में क्या है कि अब आपने रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल में क्या करना है, कि इफ जब रिस्क आ जाए तो अब आपने वो जो ऊपर आपने स्ट्रेटजीज मेंशन की थी रिस्क को कंट्रोल करने की, रिस्क को इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की, अब आप उनको जो है वो अप्लाई करें। ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये यूं वर्क करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ देयर इज वन अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि टॉलरेंस इज मीन्स बर्दाश्त। ठीक है। कि रिस्क को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है उसको आप कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन, कि कोई बंदा एक रिस्क को कितना टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर पे, और स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का डिफरेंट रिस्क टॉलरेंस होता है, कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले किसी भी रिस्क के ऊपर आपकी क्या जो है वो टॉलरेंस है, आप कितना उसको टॉलरेट कर सकते हैं। आप क्या हर रिस्क के ऊपर आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो कम है, इसका मतलब है आप कोई भी रिस्क बर्दाश्त नहीं कर रहे, आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो रिस्क हम किसी सूरत जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने इसके ऊपर तो जो है ना वो ज़रूर कोई दो चार हमारे पास जो है ना कॉन्टीजेंसीज होनी चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं हम कहते हैं कि ओके विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट सम रिस्क, और ये वाले जो है ना हम इनको रिफ्यूज कर देते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट। और जो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क ये उसका क्या कहलाता है, यूटिलिटी फंक्शन, कि आपके अंदर कितनी जो है ना विलिंगनेस है, आपका कितना टॉलरेंस है किसी रिस्क को लेके। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तो किसी प्रोजेक्ट की नेचर जो है वो इंतहाई क्रिटिकल है और उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका यूटिलिटी फंक्शन कम होगा। ज़ाहिर है वो कहेंगे कि हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा है और ये क्रिटिकल नेचर का प्रोजेक्ट है, तो हम किसी तरह का रिस्क लेने के पोजीशन में नहीं है, तो इसका जो है उनका यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, वो बहुत कम होगा। और अगर किसी प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और क्रिटिकलिटी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि वहाँ पे लाइफ के और कोई रियल टाइम कोई लाइफ सेविंग कोई ऐसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो है वो हो सकता है उनका यूटिलिटी फंक्शन हाई हो कि चलो ठीक है कुछ के साथ हम गुजारा कर लेते हैं और कुछ को जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ को हम अवॉइड कर लेते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइडेंटिफाइंग रिस्क। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है स्टेज 1 में। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इट्स नॉट द ओनली टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर इतना अकले कुल हो कि वो हर तरह के रिस्क को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर सके।
It's the responsibility of whole team of all stakeholders to aid project manager and to work with him or her to aid in identification of project risk, possible पॉसिबल प्रोजेक्ट रिस्क जो कि आ सकते हैं. एक तरीका होता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने का ब्रेनस्टॉर्मिंग, और दूसरा होता है आपका डेल्फी मेथड. दोनों में क्या फर्क है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके सारे, वही बात है कि की स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं, WBS एंड प्रोजेक्ट की जो आपकी डिस्क्रिप्शन उनको सामने रखते हैं, और फिर तमाम पॉसिबल रिस्क की जो है ना वो एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. डेल्फी मेथड में क्या होता है, इसमें सारे लोग एक ही टेबल में मौजूद नहीं होते. यहाँ पे क्या होता है कि सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने अपने, जो उनको लग रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट में पॉसिबल आने वाले रिस्क ये हो सकते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एनोनिमसली, यानी कि अपना नाम मेंशन किए बगैर किसी एक नॉमिनेटेड पर्सन को ईमेल कर देते हैं. अब वो जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है एक डॉक्यूमेंट में, और फिर उसके बाद वो जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ शेयर कर देता है. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जब भी रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कि जब आप एक खास किस्म के प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि कौन कौन सी ऐसी जो है ना वो डोमेन्स हैं जहाँ पे ये रिस्क आने के जो है ना वो चांसेस हैं. जूं जूं आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं आपकी रिस्क मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती जाती हैं. जितने आप नए होते हैं उतने अभी आप जो हैं वो अभी आपको पता नहीं होता कि अब कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हैं जो आ सकते हैं, और कौन कौन से रिस्क हैं जिनको आपने किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है. तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी क्लियर होती जाती हैं. अब जब आइडेंटिफाई करना है आपने रिस्क, तो कोशिश करें कि एम्फेसिस करें क्वांटिटी पे. जितने ज़्यादा आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट्स बेटर. अगर कोई रिस्क आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया, मगर आपने उसको ऐसे, आपने जो है ना एक लूप होल छोड़ दिया है कि आपने उसको जो है ना वो एक्सेप्ट ही कर लिया कि बस ठीक है, अब आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो बस दैट इज एक्सेप्टेड, कि अब आप उस पोजीशन में ही नहीं है कि आप जो है ना उसके ऊपर कोई, ज़ाहिर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो कॉन्टीजेंसी प्लान तो बड़ी दूर की बात है. तो इसका क्या मतलब है कि आपने बाय डिफॉल्ट उसको एक किस्म का एक मैसेज हो गया कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. नाउ रिस्क एनालिसिस के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए जो दूसरी स्टेज थी हमारी, रिस्क असेसमेंट के लिए या रिस्क एनालिसिस के लिए या रिस्क एग्जामिनेशन के लिए या रिस्क इवैल्यूएशन के लिए आपके पास नॉर्मली दो तरीके यूज होते हैं. वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ये आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा. क्वालिटेटिव जो वर्ड है वो क्वालिटी से निकला है, एंड क्वांटिटेटिव जो वर्ड है वो क्वांटिटी से निकला है. जब आप किसी चीज का कहते हैं ना क्वालिटेटिव असेसमेंट, तो इसका क्या मतलब है, आप उसको एक सब्जेक्टिव किस्म की असेसमेंट कर रहे हैं जिसमें आपके पास क्वांटिटीज नहीं इन्वॉल्व. आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज को आप क्वालिटेटिवली असेस करें और किसी को क्वांटिटेटिवली असेस करें, तो जहां पे क्वालिटेटिव होता है ना वहां पे आप नंबर गेम में नहीं जाते, वहां पे आप कहीं न्यूमेरिकली उसको कंप्यूट नहीं कर सकते. यहाँ पे क्वालिटी के साथ जो है ना वो काम चलता है. जैसे मैं कहती हूँ कि एक पिक्चर है, हम कहेंगे बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, ये इतनी खूबसूरत नहीं है. अब ये देखिए यहाँ पे आपने कोई नंबर्स के थ्रू नहीं बताया, यहाँ पे आप एक क्वालिटी बता रहे हैं, खूबसूरत है, नहीं खूबसूरत, हाँ नॉर्मल है. अब नॉर्मल मेरे लिए भी कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है. मेरे लिए खूबसूरत कुछ और हो सकता है, आपके लिए खूबसूरत कुछ और हो सकता है. तो ये सब्जेक्टिव डिसीजन है. सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है वो वेरी करता है. आप भी एक सब्जेक्ट है, मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ. तो मेरे लिए एक चीज की खूबसूरती का मेयार एक मुख्तलिफ है, आपके लिए एक चीज की खूबसूरती का मेयार जो है वो मुख्तलिफ है. तो इसी तरह क्वालिटेटिव असेसमेंट में आगे एग्जांपल्स आएंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इसमें हम जो स्केल यूज करते हैं वो क्वालिटी का स्केल यूज करते हैं. क्वालिटी यानी कि आप उसमें इनके जो कह रहे हैं अपरेंट फैक्टर्स हैं, मीडियम, हाई, लो, आप उस तरह की असेसमेंट करते हैं. जबकि क्वांटिटेटिव इट्स अ नंबर गेम. इट कैन बी मेयर, इट कैन बी इट्स मीट्रिक बेस्ड. ठीक है, आप क्वांटिटी दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, आप इसके साथ जो है ना कॉस्ट एसोसिएट कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं इसको. डिफरेंस क्या है, वही बात है जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि क्वालिटेटिव इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड सब्जेक्टिविटी ऑफ नेचर. ठीक है, ये लोगों के सब्जेक्ट, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है, ये हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है.
जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो क्या है, वो नंबर गेम है। आप उसके ऊपर न्यूमेरिक किस्म की कंप्यूटेशंस जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप रिस्क के ऊपर मैथमेटिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टू प्रायोरिटाइज देम और टू असेस देम। अब जब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है तो यहाँ पे होते हैं दो रैंकिंग स्केल्स, एक है ऑर्डिनल और एक है कार्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल जैसे मैं आपको बता रही थी, मीडियम, हाई, लो, ये जो असेसमेंट का स्केल है ये यूज होता है क्वालिटेटिव में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है। ये मीडियम मेरे लिए कुछ है, लो आपके लिए कुछ है, हाई मेरे लिए कुछ है। तो इट्स अ क्वालिटेटिव रैंकिंग क्राइटेरिया। एंड कार्डिनल इज मैथमेटिक्स बेस्ड, जिसमें स्कोरिंग है, बकायदा हार्ड नंबर्स हैं 1 2 3, एंड उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकली जो है ना कंप्यूटेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट के लिए एक एग्जांपल है। एक तरफ ये जो टेबल में आपके पास रिस्क वाला जो कॉलम है, सर्वर क्रैशेस, लैक ऑफ डेवलपर्स एंड अप टू सो ऑन, these are identified risk that we identified in the step 1। ये एग्जांपल के तौर में यहाँ पे है मेंशन। और जो आपका दूसरे तरफ एक्स एक्सिस है, वहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट एंड रिस्क स्कोर। प्रोबेबिलिटी क्या था, आने के चांसेस। इम्पैक्ट क्या है, इसका रिजल्ट कितना इसका रिजल्ट कैसा जो है वो क्रिएट होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कौन सा वाला स्केल अप्लाई हो रहा है क्वालिटेटिव में, ऑर्डिनल, लो, मीडियम, हाई। तो आपने क्या किया, आपने असेस किया अपनी टीम के साथ मिलके कि सर्वर क्रैशेस के जो आने के चांसेस हैं वो लो हैं, और इसका इम्पैक्ट जो क्रिएट होगा वो एक मीडियम क्रिएट होगा। इसी तरह लैक ऑफ डेवलपर्स जो है, प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस प्रोजेक्ट में हाई है, मगर इसका इम्पैक्ट जो है वो मीडियम है। इस तरह से आपने ब्रेन स्टॉर्म करके यहाँ पे इसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट जो है ना आपने सेट कर दिया। अब इसका जो रिस्क स्कोर होता है ना, वो दोनों केसेस में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों केसेस में, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब यहाँ तो क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो एक क्वालिटेटिव असेसमेंट है, यानी कि ये जो आपका स्केल है ये कौन से वाला, ऑर्डिनल स्केल है, तो हाउ वुड यू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है कि अब आप बैठ के इसका अंदाजा लगाएंगे कि एक चीज लो को मीडियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाई तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो लो को मीडियम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि मीडियम आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि लो आएगा, बट हाई नहीं होगा। तो फिर क्या है, मैक्सिमम लोगों की वो कंसेंसस के साथ यहाँ पे लो लिख दिया गया। इसी तरह हाई को जब मीडियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि मीडियम से ज्यादा जो फैक्टर है वो हाई का जो है वो ज्यादा होगा, तो उसको उन्होंने हाई कह दिया। इसी तरह लो को फिर मीडियम से मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने लो कर दिया। हाई को मीडियम से मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, इसका जो स्कोर है ना वो मीडियम होगा। तो ये टोटल जो असेसमेंट होती है ना, ये होती है आपकी सब्जेक्ट बेस, यानी कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कह रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ये नंबर गेम होती है। यहाँ पे आप ज्यादा कंक्रीट किस्म के नंबर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस, बाकायदा सिमुलेशंस बन सकती हैं, बाकायदा आप इंटरव्यूज के थ्रू इसकी जो है ना असेसमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि जिसके ऊपर आप इस जो है ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्क की जो है ना असेसमेंट कर सकते हैं। इट्स अ नंबर गेम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है कि रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब प्रोबेबिलिटी भी है, इम्पैक्ट भी है और स्कोर भी है। तो प्रोबेबिलिटी आपने क्या लिखी है, इसके 0.10 जो है ना 10 चांसेस है। इम्पैक्ट जो ये जो आपको क्रिएट करेगा ये 5000 का है, लेट सपोज नुकसान कह लें, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 500 जो है ना इसका रिस्क स्कोर है, $500 आपका जो है ना वो रिस्क स्कोर है कि आपको इतना जो है ना वो रिस्क ओवरऑल बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह 0.90 प्रोबेबिलिटी उसके आने की, और उसका इम्पैक्ट आपको 80,000 की फॉर्म में आपको पक्की पड़ सकती है। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आपने इस रिस्क का जो स्कोर निकाला है ना, आप इसका रिजल्ट जो निकाला है वो आपने क्या निकाला है, 72,000। इसी तरह से आप क्या किया, आपने ओवरऑल स्कोर को आपने काउंट किया। तो जब काउंट किया तो आपका ये इसको सबको सम करके आया 73,100। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि इसके अंदर शामिल है कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी। इस अमाउंट के अंदर ना कुछ ऐसी कुशन अमाउंट भी ऐड कर दी गई है कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आपको इसकी सारी मिटिगेशन के वक्त आपको जरूरत पड़े, तो फिर वो कुछ अमाउंट इसके अंदर उन्होंने ऐड भी कर दिए। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिस्क असेसमेंट यूजिंग quantitative risk analysis method. So
अब हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ थर्ड स्टेज, जिसमें आपने रिस्क की रिस्पॉन्स प्लानिंग करनी थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था उस फ्लो चार्ट में, कि अब अगर जो रिस्क आ गया जिसकी आपने इम्पैक्ट भी आपने एसोसिएट उसके साथ कर दी है, उसके साथ उसका जो है वो प्रोबेबिलिटी अभी आपने जो है ना एसोसिएट कर दी है, तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि अब अगर फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर रिस्क आता है, तो उसको अब रिस्पॉन्स कैसे करेगी आपकी टीम, ठीक है? तो अब उन प्लान्स के ऊपर आपने फोकस करना है, वो कॉन्टिजेंसी प्लान्स आपने बनाने हैं। एंड इधर ये जो आपकी रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आपको पता है जैसे हर एक स्टेज पे भी रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे थे, तो क्या लिखा हुआ है कि जो ये प्रोसेस है ना रिस्क आइडेंटिफिकेशन का, ये कोई फर्स्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है। ये आपका आइटरेटिव प्रोसेस है जो किसी भी स्टेज पे जो है वो अकर हो सकता है। अब जो रिस्क रिस्पॉन्स हैं वो आपके पास हो सकते हैं 4 तरह के, ठीक है? कि आपने जो है वो उनको कैसे जो है वो आपने रिस्पॉन्स करना है। पहला हो सकता है अवॉइड करें रिस्क, दूसरा क्या है ट्रांसफ़र करें रिस्क, तीसरा क्या है मिटिगेट करें रिस्क, चौथा क्या है एक्सेप्ट करें रिस्क। अब हम बारी-बारी इसकी बात करते हैं, आगे अवॉइड करें रिस्क। वही बात है कि पहली कोशिश तो यही है कि आप ऐसी चीज़ें करें कि जिससे आप अपने प्रोजेक्ट में रिस्क को आना ही ना दें, अवॉइड ही करें उनको, ठीक है? ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करें। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना प्लान इस तरह करें कि अपने प्रोडक्ट में आने वाले रिस्क को आप अवॉइड करें। आप ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करें कि जो कि ऑलरेडी जिसके साथ आपकी जो टीम है वो फ़ैमिलियर है, बजाय किसी नए मॉडल को यूज़ करके आप चांस लें। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट्स को जो है वो कंसल्ट करें थ्रू आउट योर डेवलपमेंट, बजाय इसके कि आप कोई नए लोगों के साथ या नए अनएक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करें। एक्सपर्ट्स ज़रूर आप जो है ना कंसल्टेंसी के लिए रखें, ताकि आप पॉसिबल कोर्स जो आने वाले आपके रिस्क्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकें। और फिर क्या है कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर के साथ एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो कोई आने वाले चांसेस है ना कि जिसमें कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, उसको जो है आप क्या करें क्लैरिफाई करें। तो इससे क्या है कि आप पहली स्टेज पे तो कोशिश करें कि रिस्क आने ही ना दें। पहली छलनी क्या है कि रिस्क आने ही ना दें, अवॉइड करें। और ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं उससे रिलेटेड कि कैसे अवॉइड करना है आपने। देन ट्रांसफर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, नाम से पता लग रहा है कि आप रिस्क को जो है वो ट्रांसफर कर दें, अपने जो रिस्क को किसी और का रिस्क बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो क्या किया है कि अपना जो काम है वो किसी एक्सपर्ट के हवाले कर दिया, ताकि प्रोजेक्ट का जो एक हाईली रिस्क पार्ट था उसके उसके लिए आपने किसी एक्सपर्ट को हायर किया और उसके हवाले वो काम कर दिया कि अब ये वाला जो काम है ना ये बंदा कंप्लीट करेगा। आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, यानी कि अपने रिस्क को किसी और का रिस्क बना दिया। आप वारंटीज वगैरह के कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मगर यहाँ पे एक और बात है सोचने वाली, कि जब आप रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ और रिस्क्स भी जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना रिस्क तो किसी और का रिस्क बना दिया, मगर वही बात है कि अगर उसने काम सही ना किया तो वो एक और रिस्क है आपके लिए। तो फिर क्या है कि यहाँ पे भी जो है ना जब आपने ट्रांसफर करना है ना रिस्क, तब भी टीम को बैठ के जो है ना वो बहुत डिटेल में एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि अब उस तरह के रिस्क को किस तरह से जो है ना अब आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो हर चीज़ में एक रिस्क है, रिस्क का रिस्क का रिस्क 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 है। मिटिगेटिंग का क्या मतलब है? आपने किसी भी रिस्क के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करना है, या उसके इम्पैक्ट को या उसकी प्रोबेबिलिटी को है जो है वो आपने क्या करना है, वो कम करना है, ठीक है? ख़त्म नहीं कर सक रहे हैं, मगर उसके इफ़ेक्ट को आप क्या कर सकें, आप कम कर सकें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू इम्प्लीमेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, यू टिपिकली एग्जामिन द रिस्क विद मीडियम टू हाई स्कोर्स फॉर रिस्क मिटिगेशन अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जिनका स्कोर मीडियम से हाई के दरमियान हो, आप उनको ख़त्म अगर नहीं कर सक रहे हैं तो फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजीज लगाएं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आप क्या कर सकें, स्लो डाउन कर सकें। आप बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं कर सकते अगर, तो उसको क्या करें, आप स्लो डाउन कर दें। बेसिकली आप किस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, हाउ कैन द इम्पैक्ट द प्रोबेबिलिटी और बोथ कैन बी रिड्यूस टू अ लेवल जिसके साथ आप क्या कर सकें, गुजारा कर सकें, ठीक है? तो जैसे आपको याद है ना वो जब मैंने आपको फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ाया था, रिस्क कंटेनमेंट, ठीक है? फॉल्ट कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कुछ एक किस्म का, कि ख़त्म नहीं कर सकते, मगर क्या है कि उसकी जो इम्पैक्ट है ना उसको एक लोकल हद तक उसको जो है ना महदूद कर दें। तो आप मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तबाहियाँ ना मचाए बहुत ज़्यादा, एक लोकल एरिया तक जो है ना वो एक डाइजेस्टेबल लेवल तक जो है ना वो महदूद रहे। और एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि जो रिस्क बहुत माइनर लेवल के होते हैं ना, बहुत स्मॉल रिस्क, यानी कि जिनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है और जिनका इम्पैक्ट भी बहुत कम होता है,
उनको तो हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये तो गुजारा चल जाएगा हमारा, कि मतलब ये रिस्क आने भी हैं मगर इनका इतना कोई नुकसान भी नहीं है, तो बस इनके साथ हम जो है ना गुजारा कर सकते हैं, तो बस इसको जो है ना एक्सेप्ट कर लें। बहुत बहुत माइनर, बहुत प्यूनी किस्म के जो है ना वो रिस्क होते हैं। ओके, रिस्क डेटाबेस, वही बात है कि आप जो है ना रिस्क से रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपने एक पूरी डेटाबेस बनाई है जिसके अंदर आप जो है ना उनके रिस्क आइडेंटिफाई कर लें, फिर उनके आगे रिस्पॉन्सेज मेंशन कर दें, फिर आगे उनके में स्ट्रेटजीज मेंशन कर दें, कॉन्टीजेंसीज मेंशन कर दें, और फिर आप जो है ना प्रॉपर ट्रैकिंग कर रहे हो कि हाँ जी कौन सा रिस्क आया है, उसके अगेंस्ट कौन सा प्लान जो है ना एक्टिवेट हुआ है, तो कौन सा रिस्क है जो आप कर चुके हैं, कौन सा रिस्क है जो स्टार्ट में आया, कौन सा रिस्क है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा रिस्क है जिसके ऊपर आप काम कर चुके हैं। तो इस तरह प्रॉपर एक डेटाबेस भी ऑटोमेटेड किस्म का बनाया जा सकता है। ओके, अब दो मोर कॉन्सेप्ट्स जो पता होने चाहिए आपको, कि जब आपने रिस्क का रिस्पॉन्स जो है प्लान करना है तो उसमें दो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने मिक्स नहीं करने हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। एक होता है रिस्क थ्रेशहोल्ड और एक होता है रिस्क ट्रिगर। रिस्क थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वो लाइन ऑफ डिमार्केशन है या ये वो क्राइटेरिया है जो प्रोजेक्ट मैनेजर सेट कर देता है कि ये वो क्राइटेरिया है, ये वो कह लें कि कॉन्सेप्ट है, या ये वो थ्रेशहोल्ड है कि जो हम जब रिस्क ट्रिगर करना है ना हमने, तो इस थ्रेशहोल्ड का हमने ख्याल करना है। और रिस्क ट्रिगर का क्या मतलब है कि जब वो थ्रेशहोल्ड का टाइम पूरा हो गया है, तो अब जो रिस्क का रिस्पॉन्स है ना, वो आपने जो है ना वो आपने एक्टिव करना है। यानी कि थ्रेशहोल्ड और ट्रिगर एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट में एक डेडलाइन रखी हुई है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो 5 मार्च तक उसके इतने जो आर्टिफैक्ट्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क और डेडलाइन आपने दोनों जो है ना, उसका एक एग्जांपल के तौर में बता रही हूँ कि 5 मार्च तक इसके 3 मॉड्यूल्स या 4 मॉड्यूल्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये क्या है, आपने थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, ये आपने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन रखी हुई है। अब ये ट्रिगर क्या है, अब आपको पता है कि 5 मार्च जो है और इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो आपने एक रिस्क का थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है कि हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद हमारे लिए काफी प्रॉब्लम बन सकती है। तो अब जब आपका आएगा ना वो 5 मार्च और वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, तो अब उस वक्त आपने जो रिस्क आपने प्लान किया हुआ है ना, जो उसकी कॉन्टीजेंसी प्लान की हुई है, जो आपने उसका रिस्पॉन्स प्लान किया हुआ है, आपने उसको एक्टिव कर देना। यानी कि थ्रेशहोल्ड में आपने फाइनल फैसला किया है कि कौन सी डेट और कौन सा कितना काम जो है वो आपका एक थ्रेशहोल्ड है। और ट्रिगर क्या है कि जब वो हो गया, वो टाइम आ गया और वो काम आपने असेस किया, तो अब अगर वो नहीं हुआ हुआ तो उसके अगेंस्ट अब आपने ट्रिगर करना है वो वाला प्लान जो कि आपने उस रिस्क को जो है वो केटर करने के लिए आपने पहले से सोचा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि थ्रेशहोल्ड एंड ट्रिगर्स ऑफन वर्क टुगेदर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रही थी कि दोनों मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे डिसाइड दैट इन द प्रोजेक्ट इज नॉट 50% completed by March 1, then you risk missing the final deadline. To reduce the risk, you plan to hire consultant to help finish the project if that March 1 deadline is not met. आपने प्लान क्या बनाया हुआ है कि अगर आपकी इस डेडलाइन तक काम कंप्लीट नहीं होता तो फिर आप कंसल्टेंट्स को जो है हायर करेंगे। ये आपका प्लान है जो ट्रिगर होना है इस डेडलाइन के मिस होने पे। अब थ्रेशहोल्ड आपका क्या है, ये जो आपका है 1 मार्च तक इतना काम कंप्लीट होना चाहिए, जबकि ट्रिगर क्या है, क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है कि अब ट्रिगर करें कौन सा वाला प्लान कि जिसमें आपने कंसल्टेंट्स को हायर करना है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। मजीद दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कंट्रोलिंग रिस्क के वक्त, कुछ होते हैं रेजिडुअल रिस्क और कुछ होते हैं सेकेंडरी रिस्क। ठीक है, ये जैसे सेकेंडरी हमारे नहीं थे प्रॉब्लम्स या सेकेंडरी एरर्स जो हमने पढ़े थे, कि रेजिडुअल कौन होते हैं, जो कि टाइनी रिस्क होते हैं, जो कि मतलब कह लें कि प्रोजेक्ट का पार्ट एंड पार्सल उनका हिस्सा होते हैं, जो प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और उनको आपको एक्सेप्ट ही करना है। और यानी कि वो इतने इतने माइनर लेवल के हैं कि उनको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोजेक्ट मूव करता रहेगा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका इम्पैक्ट भी कम है, उनका प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लास्ट वाला जो मैं अभी डिस्कस किया था, वो जो कैटेगरी है वो कौन सी है, रेजिडुअल रिस्क सी। और सेकेंडरी रिस्क कौन से हैं कि जब एक रिस्क जो है वो कोई कुछ और रिस्क को भी जो है वो पैदा कर सकता है, जैसे वो हमने पढ़ा था ट्रांसफर वाले के केस में आ जाता था कि कुछ रिस्क जो है वो प्राइमरी जो रिस्क होते हैं वो कुछ सेकेंडरी रिस्क को भी पैदा कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट
project risk management.